Good morning students. Today I am going to explain you a very important chapter of class 10th, that is electricity. और इलेक्ट्रिसिटी में जो हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो है चार्ज. तो चार्ज होता क्या है बेसिकली? चार्ज इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर. और इस दुनिया में सिर्फ दो टाइप के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस. देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस. जो सबसे पहला होता है, सबसे पहला फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज़ नेगेटिव चार्ज. और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, इन दोनों का कुछ प्रॉपर्टी होता है. क्या प्रॉपर्टी होता है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस. प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस. जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट वन इज़ लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर. चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, दो पॉजिटिव चार्जेस अगर हों, या फिर नेगेटिव और नेगेटिव हो, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. एक दूसरे को क्या करेंगे? दे आर रिपेल ईच अदर. दूर भागने की कोशिश करेंगे. दे आर रिपेल ईच अदर. कॉन्टैक्ट में आते ही, जैसे नॉर्थ पोल रिपेल करता है, लाइक पोल रिपेल करते हैं इन द केस ऑफ मैग्नेट. सिमिलरली लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. नेक्स्ट सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो इसी का जस्ट अपोजिट होती है कि अनलाइक चार्जेस, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर. एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करेंगे? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. सेम मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट कि जो लाइक पोल होते हैं वो रिपेल ईच अदर करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं. सेम वही कॉन्सेप्ट चार्ज पे भी डिपेंड करता है. तो चार्ज में लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. चूँकि हमने इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या पढ़ा है? चार्ज पढ़ा है. तो चार्ज का कुछ रोल तो जरूर होगा इलेक्ट्रिक करंट में. तो इलेक्ट्रिक करंट अब हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे. उससे पहले हम देख लेते हैं कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है. स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट. स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट. ऐसा यूनिट जो चार्ज का होता है वो होता है कूलाम. क्लास 12th में आप लोग कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे. तो कूलाम, जैसे न्यूटन ने फोर्स को एक्सप्लेन किया था, वैसे ही चार्ज को एक्सप्लेन करने वाले कौन थे? कूलाम थे. तो इन्होंने अपने लॉ के द्वारा ये बताया था कि चार्ज कितना फोर्स लगेगा अगर वो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, तो उसको कूलाम फोर्स कहते हैं. तो इसी वजह से इनके सम्मान में ऐसा यूनिट इसका क्या रख दिया गया? कूलाम रख दिया गया, जिसको डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल सी से. और चार्ज को डिनोट, सिंबल जो होता है चार्ज का, सिंबल ऑफ चार्ज, चार्ज को डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से. या तो प्लस क्यू किया जाएगा या तो माइनस क्यू. अगर प्लस क्यू है, चार्ज अगर प्लस क्यू है तो पॉजिटिव नेचर शो करेगा, अगर माइनस क्यू है तो नेगेटिव नेचर शो करेगा. अब इसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे. ध्यान से देखिए सभी लोग. इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ चार्ज. द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट. करंट किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को कहते हैं करंट. तो चार्ज को हम डिनोट किससे कहते थे? पहली बात, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से. आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब Q बाई टी. अगर हमें इस फॉर्मूले से चार्ज निकालना हो तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी. नॉर्मल मैथमेटिक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी. अब जो SI यूनिट होता है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का. क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको पता होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में इसे पढ़ा रहा हूँ. SI यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ये होता है एम्पियर. इसका भी रीजन क्लास 12th में पता चलेगा. एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1 एम्पियर को एक्सप्लेन किया था कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स, दो वायर के बीच में कितना फोर्स लगेगा कि उन दोनों वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा. फिलहाल आपके सिलेबस में वो नहीं है, इसलिए इसकी SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है. या फिर इसकी SI यूनिट क्या हो सकती है? अगर इस फॉर्मूला के बेसिस पे देखा जाए तो चार्ज की SI यूनिट Q होती है, C होती है, कूलाम कहते हैं इसको. और टाइम की S होती है, सेकंड कहते हैं. तो इसको लिख सकते हैं कूलाम पर सेकंड. तो ये हो जाता है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट.
अब हम देखिए आगे बात करते हैं कि वाई इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। एक बहुत सारे पैरामीटर, जैसे हमने जब मोशन की बात की थी तो हमने कुछ पैरामीटर को जाना था, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। उस समय ये सारी चीज़ें नहीं थी। सिमिलरली जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सब चीज़ों की बात करनी होती है। और इसके बाद ओम्स लॉ आएगा जिसमें रेजिस्टेंस आएगा, रजिस्टिविटी आएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये पैरामीटर्स होती हैं जिनके बेसिस पर हम इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है V से, क्योंकि S की SI यूनिट होती है वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमें पढ़ना रहता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा V से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, CBSE के द्वारा। अब ध्यान से सुनिएगा, तो इसे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, 2025 का क्वेश्चन है, वन पॉइंट टू अनदर। और अगर इसे हम समझना चाहें तो मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पॉइंट A पर कोई चार्ज है कैपिटल Q, और इसे हमें पॉइंट A से उठा के पॉइंट B तक ले जाना है। तो इसमें जो भी वर्क हम करेंगे, किस पर? इस चार्ज पर, इस पॉइंट से यहाँ तक ले जाने में, उसी वर्क को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? डेल्टा V, मतलब VA माइनस VB। तो डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट में क्या रिलेशन है, और यहाँ पे चार्ज का फ्लो हम करा रहे हैं तो उसमें वर्क करना ज़रूरी है क्या? चलिए आइए, वर्क हम करेंगे क्या? हम उठा के चार्ज को ले जाएंगे? नहीं, ये सारी बातें नहीं होंगी। होगा क्या? ध्यान से देखिए, उसमें एक एजेंट का हम इस्तेमाल करते हैं जो कि वर्क करता है। उस एजेंट को हम क्या कहते हैं और उसको डिनोट किससे करते हैं? तो जिस एजेंट का हम इस्तेमाल करते हैं उस एजेंट को हम सेल कहते हैं। और दो या दो से अधिक सेल अगर सीरीज में जुड़ी होती हैं तो उसको हम बैटरी कहते हैं। तो ऐसे एजेंट का इस्तेमाल करा के हम वर्क कराते हैं। वर्क तो होता है, वर्क किसके द्वारा होता है? सेल के द्वारा होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के अंदर आना चाहिए, वाई करेंट विल फ्लो। भाई करंट क्यों फ्लो होगा? करंट क्यों फ्लो होगा? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है, ध्यान से सुनिएगा। कोई एक कंडक्टर है, इसके अंदर कंडक्टर होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मौजूद हैं कि अभी वो एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे हैं। तो हमने इसे क्या किया? सेल से कनेक्ट कर दिया। और सेल इज अ एजेंट, ये एक एजेंट है, एजेंट हु डू वर्क, जो कि वर्क करेगा इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, जो चार्ज को ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वर्क करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि इसके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, और पॉजिटिव टर्मिनल के पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव टर्मिनल के पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन होती हैं। अब नेगेटिव टर्मिनल को हम लो पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से। नेगेटिव टर्मिनल को हम लो पोटेंशियल कहते हैं, याद रखिएगा। तो नेगेटिव टर्मिनल जिसको हम क्या कहते हैं? लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल, इसीलिए इसको छोटा बनाते हैं। नेगेटिव टर्मिनल को देखिए छोटा बनाया क्योंकि ये लो पोटेंशियल है, और पॉजिटिव को बड़ा बनाते हैं क्योंकि वो हाई पोटेंशियल है। नेगेटिव टर्मिनल उसको हम लो पोटेंशियल भी कहते हैं। लो पोटेंशियल टू
पॉजिटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको हम हाई पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई पोटेंशियल। याद रखिएगा, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल। कभी भूल जाए तो ये याद रखिए, तो जो बड़ा वाला होता है उसको पॉजिटिव या फिर हाई पोटेंशियल कहते हैं, जो छोटा वाला होता है उसको नेगेटिव या फिर लो पोटेंशियल कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागना शुरू करेगा, तुरंत भागना शुरू करेगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ तो करंट प्रोड्यूस होगा। अब कितने कम समय में इलेक्ट्रॉन को ये फ्लो करा रहा है, क्योंकि ये करा तो रहा है तो ये कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा, इसका कुछ एनर्जी लूज होगा। एनर्जी किसका लूज होगा भाई? सेल का लूज होगा। तो सेल लूज देयर एनर्जी एंड फ्लो द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्किट। तो सेल एक समय आता है जब सेल पूरी एनर्जी लूज कर देता है और वो डिस्चार्ज हो जाता है, तब हम उसे चार्ज करते हैं। तो ये एजेंट है जो कि क्या करता है? वर्क करता है। अब जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में पढ़ा था कि इसे अगर हम ऐसे छोड़ेंगे, नॉर्मली छोड़ेंगे, तो ये हाई पोटेंशियल, ये ऊपर से नीचे जाएगा। ऊपर से नीचे जाएगा तो ये क्या अपने आप जा रहा है? तो अपने आप जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई वर्क, यहाँ वर्क कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। तो यहाँ वर्क कौन कर रहा है? यहाँ सेल वर्क कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक टाइम आएगा जब यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट वो हमेशा किधर से किधर होगा? पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या कहते हैं? तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम हाई पोटेंशियल कहते हैं। मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल किसका होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट का फ्लो होगा। ठीक है, हाँ, लो पोटेंशियल किसे कहते हैं? नेगेटिव टर्मिनल को कहते हैं। ठीक, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इसके पीछे एक कहानी है, क्योंकि करंट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। करंट का आविष्कार आज से 5,000 जब से बिजली चमक रही है तब से हमने करंट को देखा है, और चार्ज का आविष्कार अभी हाल में हुआ है। तो चार्ज बाद में पता चला कि एक नेगेटिव क्वांटिटी है। करंट को हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ मानते हैं, इस वजह से इसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो में इसका डायरेक्शन होता है, अपोजिट में। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये याद रखने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रॉन जिधर से जिधर होगा, और इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, उसके जस्ट अपोजिट में करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट का फ्लो हमने देख लिया। अब हमने पढ़ लिया कि क्यों करंट फ्लो करेगा। करंट इस वजह से फ्लो करेगा, रीजन इसका ये है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक सवाल अगर ये पूछ लिया जाए कि मान लीजिए ये एक टर्मिनल जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पर मान लीजिए 15 वोल्ट है और नेगेटिव टर्मिनल 15 वोल्ट है। क्या दोनों के बीच में करंट फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। अगर ग्रेविटेशन से इसका एग्जांपल देना हो तो कभी भी इसको मैं फ्रीली फॉल करूंगा तो ये इधर से इधर नहीं जाएगा। इधर से इधर क्यों नहीं जाएगा? इसका ये रीजन है क्योंकि यहाँ और यहाँ सेम पोटेंशियल है। अगर हाइट सेम तो पोटेंशियल सेम, ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक होता है, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि वर्क डन करता है कौन? बैटरी करता है, सेल करता है। अब सेल को बैटरी कब कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक सेल मिल जाएं। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ये हो गया तुम्हारा बैटरी। तो क्या हो गया? बैटरी हो गया, और इसे कहते हैं सेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला सवाल था ओम्स के मन में, जिसका जवाब उन्होंने ढूंढा और अपने लॉ में बताया कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो उसको डिफाइन किया ओम्स ने अपने लॉ में, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया।
उन्होंने कहा कि एट कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, भाई फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या हो सकता है? फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या हो सकता है? लेंथ, एरिया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड मटेरियल जो है रजिस्टिविटी जिसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी एंड टेम्परेचर। अगर कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी रखते हैं और टेम्परेचर रखते हैं किसी भी दो वायर का, दो डिफरेंट वायर हैं, दोनों की लेंथ सेम, एरिया सेम, मटेरियल सेम, टेम्परेचर सेम, उस केस में अगर दो वायर है दोनों की कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी और टेम्परेचर रखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? करेंट। द पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आता है और उसे हम कहते हैं R। यही तो होता है कांस्टेंट टर्म, यही तो है फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर। अगर इसको बदलेंगे तो ये बदल जाएगा। रजिस्टेंस इसको कहते हैं, इसको R से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? ये होता है रजिस्टेंस का मतलब रुकावट। करंट के फ्लो या इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में रुकावट के लिए जो जिम्मेदार है वो सब के सब इस रजिस्टेंस में आ जाएंगे। और याद रखना है कि रजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल के पार्ट्स पे डिपेंड करता है। उसका लेंथ कितना, उसका एरिया कितना, वो मटेरियल किस चीज़ का है, आयरन का है, कॉपर का है, किस चीज़ का है। तो ये रजिस्टेंस हो गया। यहाँ से रजिस्टेंस का अगर हम फॉर्मूला निकालें तो रजिस्टेंस होता है V/I। और जो रजिस्टेंस की SI यूनिट होती है, याद रखना है इस बात को, SI यूनिट ऑफ रजिस्टेंस। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ओम्स ने रजिस्टेंस का आविष्कार किया था भाई, इसलिए इसका SI यूनिट क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ओम का सिंबल ऐसे होता है, इसको ओम भी लिखते हैं, OHM, ओम। ठीक है, तो ये ओम हो गया। और भी चीज़ों को रजिस्टेंस के बारे में इन्होंने स्टडी की तो इन्होंने पाया कि रजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के। भाई रजिस्टेंस की भी इन्होंने अलग से स्टडी की। तो रजिस्टेंस जो होता है वो सबसे पहली बात वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रजिस्टेंस बदल जाएगा, रजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन। दो वायर हैं, दोनों की रजिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी अगर हम उसका लेंथ बदल दें। लेंथ बदलेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका भी रीजन बताता हूँ। जैसे हमने एक वायर लिया, हमने दूसरा वायर उससे ज़्यादा लेंथ का ले लिया। अब बताइए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने में ज़्यादा समस्या होगी या फिर यहाँ से यहाँ जाने में? भाई ज़्यादा कठिन लंबा रास्ता चलना है। मैंने मान लीजिए यहाँ से पूरा कांटा बिछा दिया, अब कांटों के ऊपर चल के आपको 2 मीटर चलना आसान होगा कि 4 मीटर? तो जाहिर सी बात है 2 मीटर कांटों पर चलना ज़्यादा आसान आप समझेंगे, चलना तो है ही। तो वैसे ही यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कम रजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, मतलब लेंथ कम तो रजिस्टेंस कम, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको ज़्यादा रजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, मतलब लेंथ ज़्यादा तो रजिस्टेंस ज़्यादा। तो इस वजह से रजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ बढ़ाएंगे तो रजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम करेंगे तो रजिस्टेंस घटेगा। अब देखिए आगे, रजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? एरिया के। एरिया के क्यों रजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका भी जिक्र हम कर देते हैं यहीं पर। मैं एक वायर लेता हूँ, दोनों की लेंथ इस बार सेम ले लेता हूँ। दो वायर हैं, दोनों की लेंथ सेम है, एक की एरिया ज़्यादा एक की एरिया कम। ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन के एक साथ 4 लेयर, भाई मैं मार्कर लिया हूँ, मैं 4 लेयर से ज़्यादा इसमें बना नहीं पाऊँगा, 3 लेयर बन रहे हैं और इसमें एक ही लेयर बन रहा है। वैसे होते सैकड़ों लेयर हैं, 3 लेयर इसमें है और 1 लेयर इसमें है। रेशियो देखा जाए तो 1:3 का है। मान लो इसमें सैकड़ों हैं तो इसमें सैकड़ों होंगे, इसमें 3 सैकड़ों होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें ज़्यादा आसानी से हो पाएगा या इसमें?
तो जाहिर सी बात है जिसका एरिया ज़्यादा उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं एक बार में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा, मतलब करंट ज़्यादा। और एरिया ज़्यादा करंट ज़्यादा, अगर करंट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस में जो रिश्ता है वो इन्वर्सली का है। तो करंट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, इसका मतलब एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को कंबाइन करने पर जो फॉर्मूला मिला R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, इसका मतलब R इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो फिर से एक कांस्टेंट आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ और एरिया के बाद एक मटेरियल आता है। भाई मटेरियल बदल देंगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आता है रो L बाई A। रो जो होता है उसको हम कहते हैं रजिस्टिविटी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, याद रखना है इस बात को कि रो जो होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि मटेरियल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस चीज़ें से मिलकर बना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा किस में कम, इन सब चीज़ों पे रजिस्टिविटी डिपेंड करता है। लेकिन रजिस्टेंस जो होता है वो रजिस्टिविटी प्लस लेंथ और एरिया पे, मतलब रजिस्टिविटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर लेंथ और एरिया हमने बढ़ाया घटा दिया। इसका ये मतलब है कि अंदर की मटेरियल तो सेम रहेगी ना, लेंथ और एरिया बढ़ाने घटाने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका मतलब रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया, डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया, ऑन लेंथ और एरिया। और रजिस्टिविटी, इसीलिए हम रजिस्टिविटी को क्या कहते हैं, इंटरनल रजिस्टेंस। इसको स्पेसिफिक रजिस्टेंस से भी कहा जाता है, इंटरनल रजिस्टेंस। रजिस्टिविटी को हम इंटरनल रजिस्टेंस कहते हैं। और रजिस्टिविटी का अगर हम SI यूनिट निकालें तो इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। इससे हमें क्या मिलेगा, रो इक्वल टू RA बाई L। याद रखना है इसको, रो इक्वल टू RA बाई L। R की SI यूनिट क्या, अगर हम रजिस्टिविटी की SI यूनिट देखें तो R की SI यूनिट होती है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, अपॉन में लेंथ की मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बचा, ओम मीटर। इसको हम कहते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की SI यूनिट होती है ओम मीटर। रजिस्टिविटी इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है अंदर क्या क्या मटेरियल है। और लेंथ और एरिया पे रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। लेंथ और एरिया पे क्या डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो रजिस्टिविटी, दूसरा लेंथ और एरिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ से हमने रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, इन सारी चीज़ों को समझ लिया है। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। थैंक यू।